नमस्कार, आप देख रहे हैं वाराणसी लाइव। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी। वाराणसी लाइव में हम आपके लिए लेकर आए हैं महादेव की नगरी वाराणसी की विरासत को समेटे हर खबर, बनारस की वो खबरें जो बनी सुर्खियां। इस बुलेटिन में हम कोरोना संकट के बीच राजनीति से लेकर सामाजिक सरोकार से जुड़ी हर खबर से आपको रूबरू कराते हैं। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। कोरोना के एक मरीज द्वारा चौथी मंजिल से कूदकर आत्महत्या करने के 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि वाराणसी बीएचयू के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की ओर एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। वहीं लापता कोविड मरीज का शव हॉस्पिटल परिसर में ही मिला। बीएचयू सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कोरोना वार्ड से 22 अगस्त की रात एक शख्स गायब हो गया था। वहीं क्षेत्र की डफी रहने वाले 23 वर्षीय युवक अजय कुमार का शव हॉस्पिटल परिसर में ही बरामद किया गया है। वहीं जिसके बाद परिजनों द्वारा डॉक्टर और अस्पताल के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा और नारेबाजी भी की गई। मृतक के परिवार और भाई ने आरोप लगाया है कि मेरे भाई का एक्सीडेंट होने के बाद ट्रॉमा सेंटर में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, जहां कोरोना संक्रमण पाए जाने के बाद मेरे भाई को सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। वहीं हॉस्पिटल से 22 अगस्त को रहस्यमयी परिस्थिति में लापता होने के बाद आज उनका हॉस्पिटल परिसर में शव मिला है। तो वहीं पेट में चीरा का निशान है, जिससे साफ जाहिर होता है कि भाई की किडनी निकालकर लाश को पानी की टंकी के पास फेंक दिया गया था। एक युवक जो कि हेड इंजरी करके ट्रॉमा सेंटर के में भर्ती हुआ तो और बाद में कोविड पॉजिटिव आने पर बीएचयू के कोविड फैसिलिटी में ट्रांसफ़र हो गया था। इस पेशेंट का हम लोगों ने इलाज किया। कोविड इलाज में ये काफ़ी कुछ ठीक हो गया था और काफ़ी कॉन्शियसनेस लेवल इसका काफ़ी कुछ ठीक हो गया था। हम इसके रिपोर्ट के नेगेटिव होने का इंतज़ार कर रहे थे, तभी ये परसों अचानक से गायब हो गया। अस्पताल प्रशासन और प्रोक्टोरियल बोर्ड के सभी लोगों ने बहुत खुदाई करी। पुलिस को इसके तत्काल सूचना दी गई और विभिन्न जगहों पर इसकी अस्पताल के प्रशासन ने और कर्मचारियों ने खुदाई शुरू करी। संपर्क इसके रिश्तेदारों से और क्लोज रिलेटिव से बना करके रखा। सीसीटीवी फुटेज को बहुत खंगाला गया और उसमें भी सर्च किया गया पेशेंट को। अभी लोग उनका किडनी निकाल कर मृत्यु कर दिया और बोले अच्छा फेंक दिया उसको टंकी में डाल दिए। वहीं बीएचयू के कोविड वार्ड से लापता मरीज की सोमवार शाम हॉस्पिटल कैंपस में डेड बॉडी मिलने के बाद हड़कंप मच गया है। डेड बॉडी मिलने की सूचना पर परिजन आक्रोशित हो गए और उन्होंने बीएचयू हॉस्पिटल में जमकर नारेबाजी की, आक्रोश व्यक्त करना शुरू कर दिया। साथ ही परिजनों ने मांग की कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच भी की जानी चाहिए। इसके बाद जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने पूरे मामले की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश भी दिए हैं। वहीं डीएम ने 2 सदस्यीय जांच कमेटी की गठन की है। वहीं 15 दिन में अपनी रिपोर्ट प्रशासन को सौंपने की बात कही गई है। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि इस जांच के बाद भविष्य में भी ऐसी चीजों को रोका जा सकेगा। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। बीएचयू वाराणसी के प्रकरण में एक व्यक्ति की 23 तारीख को गुमशुदगी दर्ज हुई थी। 24 तारीख को उसकी डेड बॉडी बीएचयू के ही कैंपस में पाई गई है। इसके परिजनों के द्वारा और गाँववासियों के द्वारा काफ़ी आक्रोश व्यक्त किया गया, इनको काफ़ी समझाया बुझाया गया, परंतु इनके द्वारा मांग की गई कि इसकी मजिस्ट्रेट के माध्यम से जाँच करा दी जाए। इसी के क्रम में एक मजिस्ट्रेट और एक पुलिस अधिकारी को इसमें जांच टीम के रूप में नियुक्त किया गया है। एसीएम फर्स्ट और सीओ भेरूपुर की संयुक्त जांच कमेटी इसकी जांच करेगी। आने वाले 15 दिन में इसकी रिपोर्ट देगी। इसके बारे में जितने भी प्रकरण के साक्ष्य संकलन है, सीसीटीवी फुटेज है या अन्य प्रकार के जितने भी बयान आदि दर्ज करने की कार्रवाई है, ये टीम 15 दिन में करेगी और प्रशासन को रिपोर्ट देगी। इसमें जिस भी स्तर से लापरवाही हुई है या कोई भी दोषी इसमें है तो उसको भी स्पष्ट रूप से चिन्हित किया जाएगा, ताकि ऐसी ही चीज़ों पर कार्रवाई की जा सके और भविष्य में ऐसे प्रकरणों को रोका जा सके। वहीं वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर स्थित सर सुंदर लाल चिकित्सालय में कोरोना मरीजों के उपचार को लेकर आए दिन लापरवाही किए जाने का मामला सामने आ रहा है। वहीं एक बार फिर ऐसा मामला सामने आया है, जिसके बाद बीएचयू प्रशासन का रवैया जस का तस बना हुआ है। वहीं सोमवार को अस्पताल में एक मरीज ने चौथी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर लिया, तो मंगलवार को लापता मरीज का हॉस्पिटल परिसर से ही शव मिला, जिसे सोमवार में
मरीज की आत्महत्या की घटना से संबंधित 8 सेकंड का एक वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसको देखा जा सकता है कि एक युवक अस्पताल की खिड़की से बाहर लटका है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो उसी युवक का है। वहीं फूलपुर के रहने वाले 21 साल के कोरोना संक्रमित युवक के आत्महत्या के मामले में जहां एक तरफ परिजन सर सुंदर लाल चिकित्सालय पर लापरवाही का आरोप लगाते हैं, वहीं मुकदमा दर्ज करने की बात भी कही जा रही है। और अस्पताल से जुड़े चिकित्सकों का कहना है कि मानसिक रूप से पीड़ित उस युवक को 16 अगस्त को चिकित्सालय के ओपीडी में लाया गया था, जहां उसे 19 अगस्त को भर्ती किया गया था। वहीं कोरोना वायरस की पुष्टि होने के बाद उसे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ट्रांसफर किया गया था। वहीं 23 तारीख को सुबह उसकी खिड़की से कूदने का प्रयास किया था, जिस पर अस्पताल में मौजूद चिकित्सकों और कर्मियों ने उसे समझा बुझाकर, लेकिन रात में उसने घटना को अंजाम दे दिया। वहीं काशी में डोम राजा जगदीश चौधरी का 55 वर्ष की आयु में मंगलवार की सुबह निधन हो गया। पिछले कई दिनों से वे बीमार चल रहे थे और एक निजी अस्पताल में एडमिट किए गए थे। वहीं डोम राजा की मौत के बाद दूसरे काशी में शोक का माहौल बना हुआ है। निधन की सूचना के बाद शोक संवेदनाओं का तांता लगा हुआ है। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री ने नामांकन के दौरान डोम राजा को अपना प्रस्तावक भी बनाया था। वाराणसी में डोम राजा को बहुत ही सम्मान की नजरों से देखा जाता है। इनका परिवार सदियों से काशी के मोक्षधाम मणिकर्णिका के साथ ही साथ हरिश्चंद्र घाट और आसपास के जिलों में शवदाह का कार्य करता है। वहीं बिना डोम राजा परिवार से अग्नि लिए किसी का इन शमशानों पर दाह संस्कार नहीं हो सकता है। वह अनादिकाल से काशी में डोम राजा की परंपरा रही है। इसमें डोम परिवार के मुखिया को भी राजा की उपाधि दी जाती है। सतयुग में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को खरीद लेने के कारण ही इस परिवार को राजा की उपाधि मिली थी, और जो कि आज भी जारी है। इनका कुछ दिनों से तबीयत थोड़ा डाउन था, आज एकाएक उनका तबीयत डाउन ज़्यादा हो गया। हम लोग को सुबह 8 बजे मिला। किस हॉस्पिटल में इनका इलाज चल रहा था? मोनिका एपीबीजी। वहीं मुलगादी के कबीर चौरा के 23वें आचार्य गंगा शरण शास्त्री जी ने सोमवार दिनांक 24 अगस्त को अपना शरीर त्याग दिया। उनकी समाधि मंगलवार सुबह 11 बजे संत कबीर मंदिर के धाम में विधि विधान से की गई। वहीं आचार्य गंगा शरण शास्त्री जी संत कबीर घाट पर आश्रम बनाकर यहीं पर अपनी साधना में रत रहते थे। यहीं से कबीर साहब की रनियों के संग्रह के प्रचार प्रसार और अनेक पुस्तकों की रचना भी की गई, जो भक्त जनों के मार्गदर्शन के लिए महत्वपूर्ण कार्य था। जब तक वे जीवित रहे तब तक साहित्य संबंधी कुछ न कुछ कार्य करते रहे। आचार्य गंगा शरण शास्त्री 23वें आचार्य, आज जो है खुशी की बात है, गुरुजी सतलोक पधारे हैं, हम लोगों को मार्गदर्शन दिए हैं और गुरुजी के आदेश है कि हमारे मार्गदर्शन पे चलिए और कबीर पंथ को आगे बढ़ाइए और हमारे आदेश पे चलिए। और कबीर साहब कहते हैं, आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बांधे जात जंजीर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ और जनपद न्यायाधीश उमेश चंद्र शर्मा के आदेश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण वाराणसी की ओर से सोमवार को सदर तहसील में राज्य कार्य योजना 2020-21 के तहत विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मध्यस्थता और लोक अदालत के विशेष संदर्भ के साथ एडीआर तंत्र का प्रावधान और लाभ, वरिष्ठ नागरिक के अधिकार और कोविड पीड़ित के अधिकार के बारे में लोगों को जानकारी दी गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण वाराणसी की सचिव सुधा सिंह ने बताया कि कार्यक्रम के तहत लोक अदालत और मेडिटेशन से संबंधित कानूनों और स्थिति पर वरिष्ठ नागरिकों को विधिक अधिकारियों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई और आपदा से पीड़ित और कोविड-19 से पीड़ितों के अधिकार और स्कीमों पर भी प्रकाश डाला गया। वहीं शिविर में उपस्थित कई आमजन की समस्या को सुना गया और उसका समाधान भी किया गया। उक्त अवसर पर ट्रेनी अपर सिविल अवनीश उपाध्याय, उप जिलाधिकारी प्रमोद पांडे, मनोज कुमार पाठक, तहसीलदार सदर ने भी अपने विचार व्यक्त किए। खालसा के मासिक कार्य योजना का एक भाग है इस तरह का लीगल अवेयरनेस चलाना। ये मेनली एडीआर मैकेनिज्म, उसमें भी स्पेशली जो है वो लोक अदालत और मीडिएशन को लेकर के विधिक साक्षरता और विधिक जागरूकता फैलाने के लिए था। और इसमें माता पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण अधिनियम को लेकर के भी उनके अधिकारों के बारे में, जैसे कि वहाँ पर ट्रिब्यूनल में अधिवक्ता की उपस्थिति बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, उनके बिना वहाँ पे कार्यवाही की जा सकती है, ये सारा मैटर भी उठा करके बताया गया, आम जन तक ये बात पहुँचे।
उसके साथ ही साथ प्ली बार्गेनिंग पर कि कैसे क्रिमिनल मैटर्स में कैसे कैसे इस तरह का अपना करके और एक लंबी कानूनी प्रक्रिया जो चलती है क्रिमिनल मामले में भी, उससे निजात पाया जा सकता है। अगर वो अपने को अपराधी मान रहा है कोई भी अभियुक्त, तो मिनिमम अगर उस मैटर में सज़ा का प्राविधान है तो उसके आधे से, और उस मैटर में मैक्सिमम का अगर प्राविधान है जहां पर मिनिमम नहीं है तो मैक्सिमम के 1/4 से वो इस तरह का समझौता कर सकता है। वहीं वाराणसी के कलेक्टर परिसर और कचहरी में 2 बार आतंकी घटना घटित होने के बाद वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन अब यहां फिर से वाहन प्रवेश कर रहे हैं और अधिवक्ताओं का कहना है कि इस पर रोक लगाना चाहिए। वहीं 23 सितंबर 2007 को वाराणसी कचहरी परिसर में कई स्थानों पर एक साथ बम विस्फोटक की घटना हुई थी, जिसमें कई लोग हताहत हुए थे। वहीं इस घटना के बाद जिला प्रशासन द्वारा कचहरी के सभी प्रवेश द्वारों पर जांच के साथ ही बाहरी वाहनों का प्रवेश बंद कर दिया गया था। वर्ष 2016 में भी कलेक्टर परिसर में बम धमाका हुआ था। इसके बाद सुरक्षा की दृष्टि से तत्कालीन जिलाधिकारी प्रांजल यादव ने समस्त प्रकार के वाहनों को कलेक्टर और कचहरी परिसर में प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दिया गया था, लेकिन समय के साथ ये पाबंदी हटती गई। और इस संदर्भ में अधिवक्ता प्रेम प्रकाश सिंह ने कहा कि 2016 के तत्कालीन जिलाधिकारी कचहरी परिसर से बाहर अपने वाहन से उतरकर पैदल कलेक्ट्रेट पहुंचते थे। इसके साथ ही समस्त अधिकारी और अधिवक्ता भी अपने वाहनों को परिसर के बाहर ही खड़ा करते थे। वहीं ये व्यवस्था फिर से लागू होनी चाहिए। कचहरी और कलेक्ट्रेट परिसर में वाहनों की भीड़ दिखने लगी है और ऐसे में किसी प्रकार की घटना से इनकार नहीं किया जा सकता है। 23 नवंबर 2007 में बम ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद एक बार और बम ब्लास्ट हुआ था। इसके बाद लगातार अधिवक्ताओं द्वारा ये मांग की गई कि पूरे कचहरी कैंपस को 4 दीवारी से कैद किया जाए और कोई भी बाहरी वांछित व्यक्ति न आ पाए, किसी का भी वाहन न आए। जिलाधिकारी प्रांजल यादव ने व्यवस्था कायम किया था, खुद पैदल आते थे, लेकिन आज अधिकारियों की लापरवाही की वजह से आज अधिवक्ताओं की, मुवक्किलों की, तमाम लोगों की, तमाम अवांछित तत्वों की जो है गाड़ियां आती हैं। कल कोई बम या कोई भी ऐसा तत्व लेकर के परिसर में रख दे, कल फिर कोई अनहोनी हो जाएगी। इसके बाद ये सब कुत्ता लेकर के टहलाएंगे 2 दिन और उसका खमियाजा अधिवक्ताओं को, आम अधिकारियों को भुगतना पड़ता है। देखिए, अब यहाँ पे जो है प्रशासन की कमजोरी, इसको मैं बताऊँगा। पब्लिक की कमी तो है ही, साथ में प्रशासनिक कमजोरी भी ये है। मुझे अच्छे से याद है प्रांजल यादव जी के समय में, उस समय भी यही जगह थी, उस समय भी यही कचहरी थी, उस समय भी यही व्यवस्था थी। कोई अलग से कोई चीज़ें किसी के पास नहीं थी। मुझे अच्छे से याद है कि वो व्यक्ति प्रशंसा के योग्य है जो कि अपनी भी गाड़ी बाहर छोड़कर और पैदल अंदर आया करता था, साथ ही साथ सबको करा। तो जो टैक्टिक्स और जो तरीका और जो नियम प्रांजल यादव जी ने शुरू किया था, हमको उसको कंटिन्यू करने की आवश्यकता है। देखिए, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जैसे आपने अभी बताया कि पूर्व में जो व्यवस्था थी, मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है कि पूर्व जिलाधिकारी महोदय जो प्रांजल यादव जी थे, उन्होंने व्यवस्था की थी कि कोई भी गाड़ी, कोई भी वाहन कलेक्ट्रेट परिसर में प्रवेश ना करे। तो आज ये स्थिति आप देख सकते हैं, हमारे सामने भी देख सकते हैं और हर जगह देख सकते हैं कि पूरी गाड़ियां बिना किसी रोक टोक के, इवन अधिकारी महोदय, मैं ये भी कहना चाहूँगा, अधिकारी महोदय लोग भी गाड़ी अपनी अंदर लेके आते हैं, यहाँ उतरते हैं। इसकी कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये हम लोग की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। भारत जब आजाद हुआ तो उसकी पूर्व संध्या पर पूरे देश में जश्न का माहौल था। वाराणसी में भी इस जश्न को मनाया जा रहा था और लोग सड़कों पर भारत माता की जय का नारा लगाते हुए घूम रहे थे। वहीं इस दौरान वाराणसी के टाउन हॉल मैदान में 2 स्तंभ, एक राष्ट्र चिन्ह के स्तंभ के रूप में और दूसरा शहीदों के स्तंभ के रूप में बनाया गया था। हर वर्ष इन दोनों स्तंभों पर कांग्रेसी शहीदों को याद करते थे, लेकिन इस वर्ष कोरोना काल में उन्हें इस बात की अनुमति नहीं मिली। इसके अलावा इस मैदान में चल रहे मल्टी लेवल पार्किंग के कार्य के दौरान इन दोनों स्तंभों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इस बात की सूचना पर आक्रोशित कांग्रेसियों ने जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा से मुलाकात की और इस पर आपत्ति भी जताई। वहीं पूर्व सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। इस संबंध में डॉक्टर राजेश मिश्रा ने बताया कि टाउन हॉल मैदान में 2 स्तंभ आजादी के समय से बनाए गए थे, जिस पर 14 अगस्त की रात कांग्रेसी चिंतन रंजन पार्क दशाश्वमेध से मशाल जुलूस निकालकर पहुंचे थे और अपनी श्रद्धा सुमन आजादी के वीरों को समर्पित करते थे, लेकिन इस वर्ष कोरोना काल में हमें इसकी अनुमति नहीं मिली थी। पूर्व वित्त मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली की पहली पुण्यतिथि पर वाराणसी में हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज के पूर्व पुस्तकालय मंत्री भाजपा कार्यकर्ता सन्नी केशरी के नेतृत्व में चौखंडी बीर मंदिर के पास अरुण जेटली की तस्वीर पर
माल्यार्पण कर 2 मिनट का मौन रखा गया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वहीं श्रद्धांजलि समारोह का नेतृत्व कर रहे हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज के पूर्व पुस्तकालय मंत्री सन्नी केशरी ने उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जेटली जी का राजनीतिक जीवन एक छात्र नेता के तौर पर ही शुरू हुआ था। ये 1974 में दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष बने और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री के पद पर भी देश हित के लिए हर संभव कार्य कर चुके हैं। वहीं अरुण जेटली भारतीय जनता पार्टी के नेता के साथ साथ श्रेष्ठ वकील भी थे। इनके पिता किशन जेटली भी एक अधिवक्ता थे। उनका जाना हमेशा ही हमें खलता रहेगा। चौखंडी मंदिर के पास बाल विनोद व्यायामशाला में भारतीय जनता पार्टी के महान राजनेता एवं पूर्व वित्त मंत्री और दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अरुण जेटली का प्रथम पुण्यतिथि मनाया गया। आज हम सभी कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित कर। वहीं वाराणसी के डीएवी पीजी कॉलेज में मंगलवार को स्वर्गीय पीएन सिंह यादव की 16वीं पुण्यतिथि के अवसर पर कॉलेज के प्रधानाचार्य सत्यदेव सिंह तथा डीएवी इंटर कॉलेज की दयाशंकर मिश्रा, दयालु सहित इंटर कॉलेज और पीजी कॉलेज के गणमान्य लोगों ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं इस अवसर पर उनकी याद में कॉलेज के ग्राउंड में कई प्रकार के वृक्ष भी लगाए गए, जिससे कि विद्यालय परिसर हरा भरा रहे और इस दौरान वहां पर उपस्थित लोगों ने विस्तार से उनके किए हुए कार्यों की चर्चा भी की। पीएन सिंह यादव जी की 16वीं पुण्यतिथि के इस अवसर पर विद्यालय परिवार ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कोरोना के इस दौर में वृक्षारोपण का निर्णय किया है। उसी की कड़ी में इस विद्यालय परिसर को, ये उनका सपना था कि विद्यालय का परिसर सदैव हरा भरा रहे, समाज को ऑक्सीजन देता रहे, लोग इस बाग में आके टहलते घूमते रहे। इसी कड़ी में आज यहाँ वृक्षारोपण। आज हमारे महाविद्यालय के इंटर कॉलेज के इस पूरे कैंपस के एक पुरोधा स्वर्गीय पीएन सिंह यादव जी की पुण्यतिथि है। स्वर्गीय पीएन सिंह यादव जी हमेशा समाज में सबको उनका अंश मिले, इसके लिए सामाजिक न्याय का नाम देके लड़ाई लड़ते रहे। तो आज हम उनकी पुण्यतिथि पर हमने ये निर्णय किया कि हम वृक्षारोपण करेंगे। वृक्ष जो कि सबको उसका अंश देता है, तो सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा जो पहलू है, ये वृक्षारोपण कार्यक्रम से पूरा हो सकता है। और इसी के साथ फिलहाल वाराणसी की खबरों में बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।